नमस्कार। हम भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने अपने पिछले वीडियो में भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की और किस तरीके से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण था, उस प्रारंभिक चरण में ऐसे कुछ घटक जो थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विभेद बढ़ाने का कार्य किया। अब आज जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे। सर सैयद अहमद खां को ब्रिटिश समर्थक माना जाता है और वो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर माने जाते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के मुस्लिम लीडर या दो जो मुस्लिम लीडर हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। एक थे सैयद बरेलवी। सैयद बरेलवी जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने मुस्लिम वर्ग को ब्रिटिश राज के खिलाफ केंद्रित करने का प्रयास किया। और दूसरे जो व्यक्ति थे जिनको सर सैयद अहमद खां कहा जाता है, और इन्हीं सर सैयद अहमद खां के द्वारा भारत के मुस्लिमों को ब्रिटिश सरकार के प्रति राष्ट्रभक्त बनाने का प्रयास किया गया और उनके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसी बातें भरने का प्रयास किया गया जिससे उनको ये लगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में उनका कोई हित नहीं है, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था बन करके रह गई है और मुस्लिमों का अगर हित है तो वो ब्रिटिश सरकार के समर्थन के साथ। तो इस तरीके से सर सैयद अहमद खां ने एक मूवमेंट चलाया जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद खां ने सबसे पहले जिस विचारधारा को लेकर के वो चले, तो उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय को एक मंच पर लाने का प्रयास किया और दिखाने में तो वो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मुस्लिमों के अंदर जो अशिक्षा है या मुस्लिम वर्ग जो पीछे रह गया है, मुस्लिम वर्ग जो है वो समय के साथ में आगे नहीं बढ़ पाया है, तो उनको उस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सर सैयद अहमद खां एक आंदोलन चला रहे। लेकिन मूल रूप से सर सैयद अहमद खां जो है वो ब्रिटिश राज के समर्थन में मुस्लिमों को लाने का प्रयास कर रहे और मुस्लिमों को वहाँ लाने का प्रयास करने के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम वर्ग के अंदर कुछ रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का साथ लेकर के उनके मन मस्तिष्क में ये बात डालने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं, सुरक्षित स्थान नहीं। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट का एक बहुत ही बुरा पक्ष जिसको हम कह सकते हैं। अब ये जो अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चला और इसमें सर सैयद अहमद खां के जो विचारों पर हम बात करें, तो सर सैयद अहमद खां ने सर्वप्रथम वो जब भी अपने भाषण देते थे, जब भी वो संबोधित करते थे बड़ी सभाओं को और मुस्लिम वर्ग के मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्तियों को इकट्ठा करके वो संबोधित करते थे, तब वो अपने भाषण में ये इस बात का बार बार जिक्र करते थे कि हम जो मुस्लिम हैं, हमने हिंदुस्तान को तलवार के दम पर जीता है और 700 वर्षों तक हमने तलवार के दम पर यहाँ पर राज किया है, इसलिए हम यहाँ के निवासी नहीं हैं और हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता है और हमारा जो हित है वो केवल और केवल ब्रिटिश राजभक्ति में दिखता है। जैसा कि 1871 के अंदर विलियम हंटर की पुस्तक आई और 1871 में उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमान करके पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का समावेश किया जिससे सर सैयद अहमद खां की विचारधारा को और भी बल मिला। तो धीरे धीरे करके सर सैयद अहमद खां ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और 1873 के अंदर 1873 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ के अंदर एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। ये जो स्कूल है वो बाद में एक कॉलेज के रूप में स्थापित हो गया और वर्तमान में जिसको हम AMU के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में
ये आज भी भारत के अंदर है। तो जब ये इसने कॉलेज का रूप लिया और उस कॉलेज की स्थापना के बाद में एक मूवमेंट वहाँ से चलाया गया, तो दिखने में तो ये था कि कहीं न कहीं जो मुस्लिमों में अशिक्षा है, उस अशिक्षा को दूर करने के लिए एएमयू जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मूल रूप से वहाँ पर जो मुस्लिम युवा थे, उन मुस्लिम युवाओं के मस्तिष्क में कुछ ऐसी बातों का समावेश करना था जिससे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाए और ब्रिटिश राज के समर्थक बन जाए। इसलिए इस समय में सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया था जिसको देशभक्त एसोसिएशन कहा गया था। और ये देशभक्त एसोसिएशन केवल और केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति देशभक्त था, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार था। दूसरा, उस समय में जो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसके प्राचार्य थे, बक उनका नाम था। तो बक के द्वारा भी कहीं न कहीं इस बात पर, या वो ये चाहते थे कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाना है, तो जो भारतीय मुस्लिम संप्रदाय है, भारतीय मुस्लिम वर्ग है, उसको धीरे धीरे अलग करने का प्रयास करने का उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो जो युवा मुस्लिम छात्र थे, उन मुस्लिम छात्रों को अपने आवास पर बुलाते थे और अपने आवास पर बुला करके उनके अंदर कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की भावना और कहीं न कहीं हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना भरने का प्रयास करते थे। दूसरा, वो दौरा करके पूरे कॉलेज के अंदर और कॉलेज के जो हॉस्टल थे वहाँ पर जाकर के भी बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि जो भारतीय मुस्लिम है या जो मुस्लिम वर्ग है, उसका हित कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में नहीं हो सकता है। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी ये कहा था कि वो एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध काम करेगा। और बक और सर सैयद अहमद खान ने मिलकर के इसका प्रयास भी किया और 1886 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का एक संप्रदाय पैदा किया जिसको एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कांग्रेस नाम दिया गया। और 1890 के अंदर, क्योंकि वो कांग्रेस नाम था और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में काम कर रही थी, तो सर सैयद अहमद खां को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं ये दिखने में भी ऐसा लगना चाहिए कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही एक दूसरा संगठन नहीं है। इसलिए 1890 के अंदर उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो इस तरीके से ये जो संगठन चलाया, इस संगठन के अंदर उन्होंने मुस्लिम हितों के लिए, मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी डिमांड्स रखने का प्रयास किया। और इसी समय में जो अलीगढ़ गजट के नाम से जो गजट निकलता था, उस गजट के अंदर भी कहीं न कहीं उन्होंने इस प्रकार की बातों को रखने का प्रयास किया। और उन्होंने हमेशा उस गजट के अंदर और उस पत्र के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि भारतीय जो मुसलमान हैं, वो भारतीय मुसलमानों का देश भारत नहीं हो सकता है और यहाँ उनका कोई भी हित नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संस्था बन गई है और बंगाली वर्ग और ये हिंदू वर्ग मिलकर के हिंदुओं को बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अगर मुस्लिमों का कहीं न कहीं हित है तो वो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सत्ता के प्रति ही। तो ये जो सारे प्रयास सर सैयद अहमद के द्वारा किए जा रहे थे, इनके पीछे मुख्य उद्देश्य सर सैयद अहमद का राजनीतिक उद्देश्य था और उन्होंने हमेशा पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर बल देने का प्रयास किया और मुस्लिम वर्ग की कुरीतियाँ मिटाने के पीछे उन्होंने कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग के अंदर भारत में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। और मुस्लिम जो युवा वर्ग था उसका माइंड वॉश करने का प्रयास किया गया और उनके अंदर इस बात को कूट कूट करके भरने का प्रयास किया गया कि भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में गहरी खाई है। और वो ये कहते थे कि जिस प्रकार से हिंदू जो है वो आगे बढ़ गया है, शिक्षा के क्षेत्र में हिंदू वर्ग आगे बढ़ गया है और सामाजिक रूप से आगे बढ़ गया है। बहुत सारे उस समय की जो तात्कालीन परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में हिंदू वर्ग आगे बढ़ गया है। और सर सैयद अहमद खां बार बार अपने भाषणों में ये चर्चा करते थे कि इस आगे बढ़े हुए हिंदू संप्रदाय से मुस्लिम संप्रदाय बहुत पीछे रह गया है और अगर ये मुस्लिम संप्रदाय अपने पंख लगा करके भी उड़ने का प्रयास करेगा तो भी वो उनके पास में या उनके समकक्ष जाकर के खड़ा नहीं हो सकता है, वो उस स्थान पर नहीं जा सकता है।
और इस तरीके से पूर्ण नियोजित तरीके से और ब्रिटिश सरकार के पूर्ण जो है सुनियोजित विचारधारा से प्रेरित होकर के सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चलाया गया। और इस अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के कारण भारत के अंदर सांप्रदायिकता की विचारधारा में बढ़ोतरी होती गई। तो जब अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चला, इस आंदोलन चलने के साथ साथ बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने अनेक संस्थाएं बना करके और उन सोसाइटी के माध्यम से मुस्लिमों के लिए हितों की रक्षा करने के लिए उनके अंदर कहीं न कहीं उनके लिए आरक्षण की डिमांड भी की। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन इसके बाद में जब यहाँ पर वक्त की हमने बात की और उन्होंने एसोसिएशन बनाई, एसोसिएशन बनाने के बाद में उन्होंने डिमांड रखी कि भारत के अंदर मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने डिमांड रखी कि जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या 15% तक है वहाँ पर कम से कम एक मुस्लिम सदस्य जो है वो विभिन्न प्रकार की जो भी संस्थाएं है उनके अंदर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 15 से लेकर के 35% तक की जो जनसंख्या है, अगर ऐसे नगर है तो वहाँ पर सारे बोर्ड वगैरह के अंदर 50% जो है वो मुस्लिम होने चाहिए। तो इस तरीके से मुस्लिमों के लिए अलग तरीके की डिमांड्स रखने का प्रयास किया गया। और आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हुए, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिमों की इस आरक्षण की डिमांड को एक्सेप्ट किया था और वो कहीं न कहीं आगे जाकर के इस सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से ये जो अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चला और इस अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के अंदर सर सैयद अहमद खान ने पूर्ण रूप से भारत के अंदर मुस्लिम वर्ग को अलग करने का प्रयास किया और उनके मन मस्तिष्क के अंदर इस बातों को भरने का प्रयास किया ताकि आगे जाकर के ये वर्ग कहीं न कहीं भारत में जो है अपने हितों के लिए संघर्ष करे। और ये जो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी उसके अंदर इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।